Good evening, students. So, this is the part 10th of our special lecture series upon Rajasthan APO. And in this lecture, we are going to conclude our discussion upon JJ Act 2015 and we will cover from section 10 to section 26. ठीक है, तो हमने 9 तक कंप्लीट कर लिया था एंड मैंने आपको बता दिया था कि 9 सेक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. ठीक है, तो अब 10 से शुरू करते हैं. एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड अलीज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ. जैसे देखिए मैंने आपको बताया था और जब हमने इसका प्रियम्बल भी पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि आपको ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली ना हो. इसीलिए अगर आप देखें BNSS को, तो BNSS के अंदर जो टर्म यूज़ किया जाता है किसी को पकड़ने के लिए वो होता है अरेस्ट. लेकिन जब हम बात करते हैं JJ एक्ट 2015 की, जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ चाइल्ड से डील करता है, तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है अरेस्ट के लिए दैट इज़ एप्रीहेंशन. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा जब मेंस में आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं लिखना है कि एक चाइल्ड जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है, हमेशा ही आपको ये वर्ड यूज़ करना है एप्रीहेंशन, दैट अ चाइल्ड वॉज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस ऑफिसर. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें. एज सून एज अ चाइल्ड अलीज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, such child shall be placed under the charge of the special juvenile police unit or the designated child welfare police officer, who shall produce the child before the board without any loss of time but within a period of 24 hours of apprehending the child, excluding the time necessary for the journey from the place where such child was apprehended. तो क्या कह रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1? ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, ठीक है, देयर इज़ अ चाइल्ड हु इज़ इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड उसको अगर एक पुलिस ऑफिसर एप्रीहेंड कर लेता है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का जो क्रक्स है वो क्या है कि देयर इज़ अ चाइल्ड हु इज़ इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ. ठीक है, एंड ही वॉज एप्रीहेंडेड. एप्रीहेंडेड का मतलब क्या है यहाँ पर? पकड़ लेना या फिर अरेस्ट कर लेना. एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस ऑफिसर. तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर किसी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एप्रीहेंड करेंगे, उनकी जो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग दैट चाइल्ड वो ये होगा कि उस चाइल्ड को आफ्टर एप्रीहेंशन प्रोड्यूस कर दिया जाए पहले बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट. ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर पहले क्या करेगा, वो तुरंत ही उसका जो बच्चे का चार्ज है, जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ का जो चार्ज है वो सौंप देगा इधर टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और टू द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर. ठीक है, प्लस आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो सेक्शन 58 BNSS प्लस आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि 24 घंटे के अंदर अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है. कौन से मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो जो ये प्रिंसिपल है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है 24 घंटे वाला, ये यहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट किया गया है. एंड यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी चाइल्ड को एप्रीहेंड करते हो तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है कि आप उसकी कस्टडी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को दे दोगे. ठीक है, देन देयर आफ्टर जब उनके पास चाइल्ड की कस्टडी आ जाएगी तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि विदिन 24 आवर्स वो चाइल्ड को प्रोड्यूस करें बिफोर द बोर्ड. अब देखिए बोर्ड अगर देखें तो बोर्ड क्या है, बोर्ड के पास पावर कैसी है, ये हमने पढ़ा था ना कि जो बोर्ड है इसको हम मानेंगे एज आइडेंटिकल टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो जितनी भी पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होती है उतनी पावर बोर्ड के पास होती है. ठीक है, तो जो प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड सेक्शन 58 ऑफ BNSS के अंदर ये उसके कॉन्सोनेंस में है, क्योंकि अगेन आप बच्चे को प्रोड्यूस किसके पास कर रहे हो, एक प्रकार से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, but within a period of 24 hours of apprehending the child, excluding the time necessary for the journey from the place where such child was apprehended, excluding the time necessary फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस वेयर सच चाइल्ड वॉज एप्रीहेंडेड. मतलब जिस जगह चाइल्ड को एप्रीहेंड किया गया, उसको पकड़ा गया है,
उस जगह से लेके जो भी जर्नी वाला पार्ट है उसको एक्सक्लूड करके आपको 24 घंटे के अंदर बोर्ड के सामने चाइल्ड को प्रोड्यूस करना है। और चाइल्ड को प्रोड्यूस कौन करेगा? चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस अ चाइल्ड अलीज्ड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ शैल बी प्लेस्ड इन अ पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन अ जेल। तो प्रोवाइजो जो है वो सबसेक्शन 1 का एक एक्सेप्शन है, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में आपको एक चाइल्ड को, चाइल्ड कौन? जो कि 18 साल से कम की उम्र का है, उसको आपको ना पुलिस लॉकअप में रखना है, ना ही आपको उसको जुडिशियल कस्टडी में रखना है, दैट इज जेल, ठीक है। क्लॉज 2, द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पर्सन्स थ्रू whom, including registered voluntary or non-governmental organizations, any child alleged to be in conflict with law may be produced before the board। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जे रूल्स बनाएंगे अपने स्टेट में, लाइक वो अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कॉन्सोनेंस में, और उस रूल में वो क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? वो ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि जब किसी चाइल्ड को एप्रीहेंड कर लिया गया है एंड उसकी कस्टडी जब स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को दे दी गई है, ठीक है, तो उसके बाद उस चाइल्ड को वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द बोर्ड, मतलब कौन उस चाइल्ड को लेके जाएगा, इसके रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। टू क्या है? टू प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच द चाइल्ड alleged to be in conflict with law may be sent to an observation home or place of safety as the case may be। अभी हमने ऊपर पढ़ा सबसेक्शन 1 के अंदर और साथ में प्रोवाइजो के अंदर कि इन नो सिचुएशन द चाइल्ड शुड बी केप्ट इन जेल और पुलिस लॉकअप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेन चीज़ आपको ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर ये तो बोल दिया कि पुलिस लॉकअप में नहीं रखना है, जेल में नहीं डालना है, तो आखिर उसको रखा कहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में आपको प्रोड्यूस करना है बोर्ड के पास, ठीक है। अब वो 24 घंटे के टाइम पीरियड में चाइल्ड कहाँ रखा जाएगा? तो उसको रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन होम में या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस रिगार्डिंग रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे। पहला रूल क्या है कि वो ये बताएंगे, मतलब रूल्स के थ्रू वो ये बताएंगे कि चाइल्ड को कैसे बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, और दूसरा रूल जो है वो इस रिगार्डिंग ये बताएंगे कैसे चाइल्ड को ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? सेक्शन 11, role of person in whose charge child in conflict with law is placed। Any person in whose charge a child in conflict with law is placed shall, while the order is in force, have responsibility of the said child as if the said person was the child's parent and responsible for the child's maintenance। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिसके भी कस्टडी में चाइल्ड को रखा जाएगा, अब चाहे वो सेक्शन 10 के अंदर जो हम यहाँ पे कस्टडी ग्रांट कर रहे हैं टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, इनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी के भी कस्टडी में या किसी के भी चार्ज में अगर चाइल्ड को रखा जा रहा है, देखिए क्या होता है जब चाइल्ड को प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द बोर्ड, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब चाइल्ड को बोर्ड के पास प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो पहले सेक्शन 12 पिक्चर में आ जाता है। सेक्शन 12 ये कहता है कि चाइल्ड ने चाहे बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया हो, आपको उसको मैंडेटरली बेल ग्रांट करना पड़ेगा। बट प्रोवाइजो के अंदर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 प्रोवाइजो के अंदर देयर आर 3 सिचुएशंस जहां पर बेल को डिनाई किया जा सकता है। प्लस अगर बेल ग्रांट किया जा रहा है तो वहां पर जो बोर्ड है वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि बेल ग्रांट करने के बाद चाइल्ड को किसके कस्टडी में रखा जाएगा। अब यहाँ पर वो किसी फिट पर्सन के कस्टडी में चाइल्ड को रख सकते हैं या पेरेंट्स के बजाय कोई गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि अगर पेरेंट्स के साथ ये चाइल्ड रहेगा तो ये बैड इन्फ्लुएंस में रहेगा, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे गार्डियंस को अपॉइंट कर दें जिसकी कस्टडी में चाइल्ड को रखा जाए, ठीक है। तो ये सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे कवर हो गए। तो जो सेक्शन 11 है ये यहाँ पर ये बोलता है कि अगर किसी के भी चार्ज में, किसी के भी कस्टडी में अगर चाइल्ड को रखा गया है बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, ठीक है, तो उस इंडिविजुअल को ऐसे उस चाइल्ड से बिहेव करना है जैसे वो उस चाइल्ड का पेरेंट हो, ठीक है, एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड्स मेंटेनेंस ऑल्सो। समझ में आ गया आपको? तो ये सिर्फ मत समझिएगा कि जो बोर्ड का ऑर्डर है, जब बोर्ड ऑर्डर करेगा कि इसके कस्टडी में, इसके चार्ज में चाइल्ड को रखा जाएगा, सिर्फ उस पर सेक्शन 11 अप्लाई होता है। सेक्शन 11 जो है वो सेक्शन 10 पे भी अप्लाई होता है कि जब चाइल्ड का जो चार्ज है वो किसी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास रहता है तो उनको भी चाइल्ड के पेरेंट की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड shall continue in such person's charge for the period stated by the board, notwithstanding that the said child is claimed by the parents or any other person except when the board is of the opinion that the parent or any other person are fit to exercise charge over such child। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर बोर्ड ने ये डिसाइड किया है
कि पेरेंट्स के पास बच्चे का चार्ज नहीं रहेगा, रैदर किसी और इंडिविजुअल के पास बच्चे का चार्ज रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो चाइल्ड का चार्ज क्लेम नहीं कर सकते। क्या कह रहा है प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड शैल कंटिन्यू इन सच पर्सन्स चार्ज फॉर द पीरियड स्टेटेड बाय द बोर्ड, ठीक है, जितना भी पीरियड के लिए बोर्ड ने बोला है कि इतने टाइम के लिए आपको इस बच्चे का चार्ज रखना है, इस बच्चे के मेंटेनेंस का ख्याल रखना है, नॉट विस्टैंडिंग दैट द सेट चाइल्ड इज क्लेम्ड बाय द पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट व्हेन द बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पेरेंट और एनी अदर पर्सन आर फिट टू एक्सरसाइज चार्ज ओवर सच चाइल्ड। तो बेसिकली प्रोवाइजो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर बोर्ड ने चाइल्ड की कस्टडी या चाइल्ड का जो चार्ज है वो किसी भी इंडिविजुअल को दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर उस चाइल्ड का जो चार्ज है वो उसी इंडिविजुअल के पास रहेगा, नॉट विस्टैंडिंग कि वो जो चाइल्ड है उसको उसके पेरेंट्स ने क्लेम किया है। पेरेंट्स का उस चाइल्ड के ऊपर कोई क्लेम नहीं बनेगा। किस चाइल्ड के ऊपर? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है, कोई उनका क्लेम उसके ऊपर नहीं बनेगा जब तक कि बोर्ड इस रिगार्डिंग डिसाइड ना कर ले कि पेरेंट्स को बच्चे का चार्ज देना है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 को हम लोग 10 के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। बेल टू अ पर्सन हु इज apparently अ चाइल्ड alleged to be in conflict with law. When any person who is apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offence is apprehended or detained by the police or appears or brought before a board, such person shall, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 or in any other law for the time being in force, be released on bail with or without surety or placed under the supervision of a probation officer or under the care of any fit person. अगर आप सेक्शन 1 को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ के ये समझ में आएगा कि पुलिस ऑफिसर और बोर्ड दोनों को ही हमने यहाँ पे अथॉरिटी दिया है कि वो सेक्शन 12 के अंदर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ को बेल ग्रांट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी पर्सन हु इज apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offence is apprehended or detained by the police or appears और ब्रॉड बिफोर अ बोर्ड। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आता है? इज एप्रीहेंडेड और डिटेन बाय द पुलिस और अपीयर्स और ब्रॉड बिफोर अ बोर्ड, सच पर्सन शैल, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC 1973 और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एप्रीहेंड करते हैं और उसको डिटेन करते हैं तो वो उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं विद और विदाउट श्योरिटी। प्लस अगर उसको बोर्ड के सामने ब्रॉटअप किया गया यानी कि बोर्ड के सामने अगर उसको प्रोड्यूस किया गया है तो बोर्ड भी उसको बेल पर रिलीज कर सकता है। तो हमने सेक्शन 12 के अंदर क्या पढ़ा? पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि चाहे बेलेबल ऑफेंस हो और चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको बेल ग्रांट करना है विद और विदाउट श्योरिटी। प्लस जो सेक्शन 12 है ये CRPC 1973 मतलब जो कि अब आपका BNSS 2023 हो गया है, ठीक है, और एनी अदर लॉ इन फोर्स इसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉट विस्टैंडिंग यूज हुआ है ना, तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC 1973 और एनी अदर लॉ बीइंग टाइम इन फोर्स, ठीक है। तो कोई भी अगर कानून है उसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग कुछ भी दिया हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे ने कोई बेलेबल या नॉन बेलेबल कोई भी ऑफेंस कमिट किया तो उसको आपको मैंडेटरली बेल पे रिलीज करना है। अब सेक्शन 12 के अंदर बेल पर पुलिस ऑफिसर भी रिलीज कर सकता है, प्लस बेल पर यहाँ पर बोर्ड भी रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेल कैसे मिलेगा? देखिए, पहले पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 वो उसका जो चार्ज है चाइल्ड का वो किसको दे देंगे? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, ठीक है। फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 कि 24 घंटे के अंदर एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ एप्रीहेंशन टू द प्लेस ऑफ बोर्ड, ठीक है। हाँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि विद इन 24 आवर्स वो चाइल्ड को बोर्ड के पास प्रोड्यूस करें। फिर जब बोर्ड के पास चाइल्ड को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो सेक्शन 12 के अंदर बोर्ड जो है वो चाइल्ड को बेल ग्रांट कर सकता है। और जो ये 24 घंटे का टाइम पीरियड है, इस बीच में जो पुलिस ऑफिसर है वो भी चाइल्ड को बेल ग्रांट कर सकता है, ठीक है। अगर आप सेक्शन 60 BNSS देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर कैसे बेल ग्रांट कर सकता है। इज दैट क्लियर? मतलब 60 एंड प्लस आप अगर चैप्टर 35 भी देखते हैं, ठीक है, चैप्टर 35 BNSS का देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाइक मैंने बताया हुआ है पहले से कि वहाँ पर भी कैसे पुलिस ऑफिसर मतलब बेल ग्रांट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया। प्रोवाइजो की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन
shall not be so released if there appears reasonable grounds for believing that the release is likely to bring that person into association with any known criminal. तो आपको प्रोवाइजो में बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिर्फ इन 3 सिचुएशंस में ही बेल को डिनाई किया जा सकता है, ठीक है। इनके अलावा कोई भी सिचुएशन है बेल को डिनाई नहीं किया सकता। तो पहला सिचुएशन क्या है, इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द रिलीज इज लाइकली टू ब्रिंग दैट चाइल्ड इनटू एसोसिएशन विद एनी नोन क्रिमिनल, ठीक है। पहला है कि रिलीज में ब्रिंग द चाइल्ड इन एसोसिएशन विथ नॉन क्रिमिनल्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो चाइल्ड को रिलीज कर दिया गया बेल पे, ठीक है। अब चाइल्ड जो है वो बेल पे रिलीज होकर अपने फैमिली के पास जाता है। अब उसके फैमिली में जो उसका बड़ा भाई है वही कोई बहुत नॉन क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसका बैड इन्फ्लुएंस पड़ सकता है चाइल्ड के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में आप बेल डिनाई कर दोगे। आगे क्या है, और एक्सपोज द सेट पर्सन टू मोरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर टू द पर्सन रिलीज। मतलब अगर आप चाइल्ड को रिलीज करते हो तो उस रिलीज की वजह से उसको मोरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने कोई हीनियस क्राइम कमिट किया है, ठीक है। अब अगर आपने उसको बेल पर रिलीज कर दिया, पेरेंट्स को उसका चार्ज दे दिया, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं हो सकता है कि वो उसको मोरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर उसके लाइफ में क्रिएट करें। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन खड़ा हो सकता है तो वहाँ पर भी जो बोर्ड है वो बेल डिनाई कर सकता है। आगे, वो डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्ड को आपने रिलीज कर दिया तो हो सकता है कि चाइल्ड जो है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर भाग जाए, देश ही छोड़ दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वो एविडेंसेस से टैम्पर करे। अब ऑब्वियस सी बात है वो खुद तो नहीं करेगा लेकिन किसी के थ्रू तो करवा सकता है ना। प्लस अगर कोई विटनेस है तो विटनेस को वो इंटिमिडेट कर दे, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कोई सिचुएशन यहाँ पर आता है कि एंड्स ऑफ जस्टिस डिफीट हो सकता है चाइल्ड को बेल ग्रांट करने की वजह से, तो उस सिचुएशन में भी बोर्ड जो है वो बेल को डिनाई कर सकता है, ठीक है। एंड द बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिनाइंग द बेल एंड सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू सच डिसीजन। तो अगर बोर्ड ने बेल डिनाई किया है तो उस सिचुएशन में उन्हें एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा, एक रीजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे जो चाइल्ड जैसे कैसे कि अगर हम चाइल्ड को रिलीज़ करते हैं बेल पे तो वहाँ पर वो इन 3 सिचुएशंस में फॉल कर सकता है और इसकी वजह से हम उसको बेल डिनाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। When such person having been apprehended is not released on bail under subsection 1 by the officer in charge of the police station, such officer shall cause the person to be kept only in an observation home or a place of safety as the case may be, in such manner as may be prescribed until the person can be brought before a board। तो अब अगर पुलिस ऑफिसर के पास पुलिस ऑफिसर ने एप्रीहेंड किया, ठीक है। अब एप्रीहेंशन के बाद उन्होंने अगर चाइल्ड को बेल पर रिलीज नहीं किया, मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर इस प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो भी बेल ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 सबसेक्शन 2 यहाँ पर ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने बेल ग्रांट नहीं किया है एंड 24 घंटे के अंदर उनको चाइल्ड को प्रोड्यूस करना है बिफोर द बोर्ड, जो कि इनएडवर्टेंटली बेल ग्रांट कर ही देगा, ठीक है, अगर वो उन 3 सिचुएशंस में फॉल नहीं करता है तो, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 यहाँ पर ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो बेल ग्रांट नहीं करता है तो उसको ये इंश्योर करना है अगेन कि बच्चे को पुलिस लॉकअप में ना रखा जाए, ना ही उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। रादर उसको कहाँ पे रखा जाएगा, किसी ऑब्जर्वेशन होम में या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं सबसेक्शन 3। When such person is not released on bail under subsection 1 by the board, it shall make an order sending him to an observation home or a place of safety as the case may be for such period during the pendency of the inquiry regarding the person as may be specified in the order। अब अगर मान लो बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया एंड बोर्ड ने भी बेल ग्रांट नहीं किया तो अगेन क्या किया जाएगा, जो चाइल्ड है उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, रैदर उसको ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। और कब तक उसको रखा जाएगा वहाँ पर, जब तक कि इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। लिखा हुआ ना, फॉर सच पीरियड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी रिगार्डिंग द पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। क्लॉज 4, व्हेन ए चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ is unable to fulfill the conditions of bail order within 7 days of the bail order, such child shall be produced before the board for modification of the conditions of bail। अगर मान लो बेल ग्रांट कर दिया गया सेक्शन 12 के अंदर और वो चाइल्ड बेल के कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जाम्पल उसको कहा गया इट वॉज नॉट अ बॉन्ड, इट वॉज नॉट अ पर्सनल बॉन्ड ऑन विच द चाइल्ड वॉज रिलीज, इट वॉज बेल बॉन्ड, ठीक है। बेल बॉन्ड आपको पता है ना, जहाँ पे आपको श्योरिटीज़ को लेके आना पड़ता है, ओनली देन आपको बेल मिलता है। तो अब सपोज ऐसा होता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो चाइल्ड है वो श्योरिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है कोर्ट के सामने, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चाइल्ड को प्रोड्यूस किया जाएगा बोर्ड के सामने एंड देयर आफ्टर जो बोर्ड है वो बेल के कंडीशंस को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी है क्योंकि शैल यूज़ हुआ है,
shall be produced before the board for modification of the conditions of bail. It is mandatory for the board to modify the conditions of bail. Is that clear? तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, श्योरिटी की रिक्वायरमेंट को हटा देंगे. अगर मान लो उन्होंने कोई अमाउंट इम्पोज किया था जो उसको लाइक डिपॉजिट करना पड़े कोर्ट में, बोर्ड में, ठीक है, और वो अमाउंट नहीं डिपॉजिट कर सकता ड्यू टू फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, तो उस सिचुएशन में जो अमाउंट है या तो उसको ऑल टुगेदर हटा सकते हैं, ठीक है, या तो वो क्या कर सकते हैं वहाँ पर वो चाइल्ड को विदाउट श्योरिटी भी रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है. 13 पे आते हैं. इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्डियन और प्रोबेशन ऑफिसर. Where a child alleged to be in conflict with law is apprehended, the officer designated as child welfare police officer of the police station or the special juvenile police unit to which such child is brought shall as soon as possible after apprehending the child inform the parent or guardian of such child if they can be found and direct them to be present at the board before which the child is produced. बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि सेक्शन 10 में एप्रीहेंशन हुआ, एप्रीहेंशन के बाद उसका चार्ज स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को दे दिया गया. जैसे ही चाइल्ड का चार्ज उनको दे दिया जाएगा, उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन अथॉरिटीज़ की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये होगी कि चाइल्ड के पेरेंट या गार्डियन को ढूंढ के उनको इन्फॉर्म किया जाए रिगार्डिंग सच एप्रीहेंशन. अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है. तो पेरेंट्स स्लैश गार्डियन को इन्फॉर्म किया जाएगा, प्लस बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 2 प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा. देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, टर्म एंड यूज़ हुआ है और नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है. तो आपको दोनों ही सिचुएशन से कंप्लाई करना है, दोनों ही कंडीशन से कंप्लाई करना है, ठीक है. अब क्यों प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा, आइए पढ़ते हैं. द प्रोबेशन ऑफिसर और इफ नो प्रोबेशन ऑफिसर इज अवेलेबल, अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर for the preparation and submission within 2 weeks to the board a social investigation report containing information regarding the antecedents and family background of the child and other material circumstances likely to be of assistance to the board for making the inquiry. तो हम यहाँ पर पेरेंट्स प्लस गार्डियन, पेरेंट्स या फिर गार्डियन अगर कोई भी है तो उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो लाइक उनको ढूंढा जा सकता है तो, प्लस हम यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. अब जब मैंने आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर स्टेट में प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल हो. तो अगर किसी स्टेट में प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को वहाँ पे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है. तो प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है. हाँ, तो अब इनका यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इनको क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने एक चाइल्ड को एप्रीहेंड किया है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये विद इन 15 डेज एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोर्ड के पास सबमिट करें. अब इस सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या होगा, SIR लिख दिया मैंने इन शॉर्ट. इसके अंदर एक तो चाइल्ड के एंटीसीडेंट्स होंगे. एंटीसीडेंट्स मतलब कि क्या पहले भी वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ पाया गया है, और साथ ही साथ उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है वो होगा. मतलब फॉर एग्जांपल कि उसके फैमिली में अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है ना. एक तो इंक्वायरी में हेल्प करेगा, ठीक है, प्लस ये इसमें भी हेल्प करेगा कि बेल ग्रांट करनी है कि नहीं. इज दैट क्लियर? प्राइमरली ये इंक्वायरी में हेल्प करता है, बट कोर्ट इसको बेल ग्रांट करने के लिए भी कंसीडर कर सकता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पर दो चीज़ें करनी है जिसके भी चार्ज में चाइल्ड है. पहला उसको क्या करना है, पहले उसको पेरेंट और गार्डियन को इन्फॉर्म करना है कि एक चाइल्ड जो है, या आपका जो चाइल्ड है इसको हमने एप्रीहेंड किया है, प्लस उनको प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, और अगर प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये होगी कि वो विद इन 2 वीक्स, आई एम सो सॉरी मैंने 15 डेज लिख दिया था, इट इज़ 14 डेज, ठीक है. 14 दिन के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोर्ड के सामने सबमिट करें. उस रिपोर्ट के अंदर क्या कंसिस्ट करेगा, एंटीसीडेंट्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसका क्या प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, प्लस फैमिली बैकग्राउंड. सबसेक्शन 2, व्हेन ए चाइल्ड इज रिलीज्ड ऑन बेल, द प्रोबेशन ऑफिसर और द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर शैल बी इन्फॉर्म बाय द बोर्ड. ठीक है. अगर चाइल्ड को रिलीज किया गया ऑन बेल पे, मतलब जो प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो यहाँ पर जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है. तो अगर चाइल्ड को बेल पे रिलीज़ कर दिया गया है तो इनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो भी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं. मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था, सेक्शन 13 के अंदर, आई एम सो सॉरी, सेक्शन 12 के अंदर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं अगर एक चाइल्ड ने बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया. पहला, उसको या तो आप बेल ग्रांट कर दो, ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, और इन एनी अदर, आई एम सो सॉरी,
यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए, और प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। ठीक है, तो आप या तो उसको बेल ग्रांट कर सकते हो, या तो आप उसको एक प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में डाल सकते हो, या फिर किसी फिट पर्सन के सुपरविजन में डाल सकते हो। दोनों ही सिचुएशन में लिबर्टी तो ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, आपको किसी ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, लिबर्टी आपको मिल जाएगी, बट एक सिचुएशन में आपको एब्सोल्यूट लिबर्टी मिल रही है, एक सिचुएशन में आपको थोड़ी सी कंडीशनल लिबर्टी मिल रही है, बिकॉज एक जगह पे आपको सुपरविजन के अंदर रखा जा रहा है, ईदर ऑफ द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर और ऑफ ए फिट पर्सन। इज दैट क्लियर? आइए सेक्शन 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस सेक्शन में जो जो चीज़ें दी हैं उन सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेक्शन 14, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन conflict with law. Where a child alleged to be in conflict with law is produced before board, the board shall hold an inquiry in accordance with the provisions of this act and may pass such orders in relation to such child as it deems fit under section 17 and 18 of this act। क्या कह रहा है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1? वो ये कह रहा है कि जैसे ही एक चाइल्ड को, देखिए सेक्शन 10 में एप्रीहेंशन हुआ, ठीक है, फिर सेक्शन 14 के अंदर उसको प्रोड्यूस किया गया जहाँ से इंक्वायरी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही, हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है सेक्शन 14 सेक्शन 1 कि जो आप इंक्वायरी कंडक्ट करोगे चाइल्ड के रिगार्डिंग, वो आपको कंडक्ट करना है इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ठीक है, और आप ऑर्डर पास करोगे सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अंदर। अब सेक्शन 17 क्या है? ये बेसिकली बोर्ड को एम्पावर करता है ये ऑर्डर पास करने के लिए दैट द चाइल्ड वाज नॉट फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और सेक्शन 18 बोर्ड को एम्पावर करता है टू पास सच ऑर्डर दैट द चाइल्ड इज फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, यहाँ पे नॉट कन्फ्लिक्ट सेक्शन 17 के अंदर एंड सेक्शन 18 के अंदर फाउंड टू बी कन्फ्लिक्ट, फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट। इज दैट क्लियर? अब इसका क्लॉज 2 देखिए, द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months from the date of first production of the child before the board, unless the period is extended for a maximum period of 2 more months by the board, having regard to the circumstances of the case and after recording the reasons in writing for such extension। क्या कह रहा है सब सेक्शन 2? सब सेक्शन 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंक्वायरी है, अब देखिए यहाँ पर इंक्वायरी किस चीज़ की होगी, देखिए ध्यान समझिए मेरी बात को। तो सेक्शन 14 में किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइल्ड ने 3 प्रकार के ऑफेंस कमिट किए हो, या तो उसने पेटी ऑफेंस कमिट किया है, या तो उसने कोई सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, और या तो उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप इन तीनों सिचुएशंस की इंक्वायरी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी इंक्वायरी 4 महीने में कंक्लूड हो जाए। ठीक है, अगर आप 4 महीने में कंक्लूड नहीं कर पाते तो आप 2 महीने के लिए उसको और एक्सटेंड कर सकते हो विद अ स्पीकिंग ऑर्डर कि आप क्यों 2 महीने के लिए और इंक्वायरी को एक्सटेंड कर रहे हो। मतलब टोटल हम आपको 6 महीने दे रहे हैं, आपको 6 महीने दे रहे हैं इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। क्लॉज 3, अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस अंडर सेक्शन 15 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब सपोज चाइल्ड ने हीनियस ऑफेंस कमिट किया था, प्लस उसकी एज वॉज बिटवीन 16 to 18 years। ठीक है, तो इसका सेक्शन 15 के अंदर एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है जज करने के लिए कि वेदर द चाइल्ड हैज द फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी टू कमिट द ऑफेंस। प्लस ये भी देखा जाता है कि वेदर द चाइल्ड वॉज अवेयर अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन। ठीक है, तो अगर उसके फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी थी ऑफेंस कमिट करने की जो कि हीनियस इन नेचर है, प्लस ही वॉज अवेयर अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्शंस, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हम बेसिकली उसका ट्रायल कर सकते हैं एज एन एडल्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है, जहाँ पे हम चेक करते हैं जो 16 से 18 साल के बीच का जो चाइल्ड है उसकी फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी क्या है, प्लस क्या वो कंसिक्वेंस को समझ रहा था अपने एक्शंस के, जब ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट करते हैं ताकि हमें डिसाइड कर सके कि 16 से 18 साल का जो चाइल्ड है इसका ट्रायल इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किया जाए, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, या फिर उसका ट्रायल जो है वो नॉर्मल बीएनएसएस के अंदर किया जाए, जब ये डिसाइड करते हैं। तो इस प्रीलिमिनरी असेसमेंट को आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? जो पूरा इंक्वायरी है वो आपको मैक्सिमम 6 महीने में कंप्लीट करना है, और जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है वो आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है। अब सपोज आपने हीनियस ऑफेंस का प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया अंडर सेक्शन 15, ठीक है, तो सपोज आपको ये कंक्लूड करने में लगभग 3 महीने लग गए, आपको 3 महीने लग गए, ठीक है। अब आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो ये किया कि इस पर्टिकुलर चाइल्ड का जो यहाँ पर इंक्वायरी करने की आवश्यकता है वो इस बोर्ड के पास ही करने की आवश्यकता है, मतलब जेजे एक्ट के अंदर ही करने की आवश्यकता है, रेदर लाइक इसका ट्रायल एज एन एडल्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बोर्ड के अंदर ही इसकी इंक्वायरी को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो 3 महीने आपको लग गए प्रीलिमिनरी असेसमेंट को कंप्लीट करने में। तो अब इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना टाइम और बचा? 3 महीना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंसेस रिमेन्स इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड, द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर आपने पेटी ऑफेंस के इंक्वायरी को कंक्लूड नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो वहां पर हम उस इंक्वायरी को रोक देंगे एंड चाइल्ड को फ्री कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब इसका इफेक्ट यही होगा। 6 महीने में आपने पेटी ऑफेंस की इंक्वायरी को कंक्लूड नहीं किया, मतलब क्या? जहां पर चाइल्ड ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया था जिसकी पनिशमेंट इज 3 ईयर्स और लेस देन 3 ईयर्स, यही था शायद, ठीक है। या तो लेस देन 3 ईयर्स है या तो 3 ईयर्स और लेस देन 3 ईयर्स था, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस चाइल्ड ने कमिट किया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको 6 महीने के अंदर जो इंक्वायरी है उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो हम इंक्वायरी को स्टॉप कर देंगे और चाइल्ड को फ्री कर देंगे। इज दैट क्लियर? प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट फॉर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस in case the board requires further extension of time for completion of inquiry, the same shall be granted by the CGM or, as the case may be, the Chief Metropolitan Magistrate for reasons to be recorded in writing. Now, this proviso is very important. Why it is very important? It is important for your prelims and mains both. ठीक है, आइए समझाता हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 4 प्रोवाइजो, ठीक है। पहले 14 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर आपने पेटी ऑफेंस की इंक्वायरी को कंक्लूड नहीं किया तो वी विल स्टॉप द इंक्वायरी, ठीक है। प्रोवाइजो यहां पर यह कहता है कि सीरियस और हीनियस ऑफेंस के केसेस में अगर आपने 6 महीने के अंदर इंक्वायरी को कंप्लीट नहीं किया और आपको इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आपको सीजीएम को अप्रोच करना पड़ेगा। प्लस अगर सीजीएम आपको एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट करते हैं तो उनको भी एक रीजनड ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट किया, मतलब वो मना भी कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिशन है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। जहाँ पर भी आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करने का कंडीशन लगाया जाता है वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लॉ ये कहता है कि आपके पास डिस्क्रिशन है कि आप उस चीज़ को मना भी कर सकते हो। तो सीजीएम वहाँ पे मना कर सकता है कि ठीक है, भले सीरियस ऑफेंस है या हीनियस ऑफेंस है, इसकी इंक्वायरी को रोको, तुम 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाए, अब मैं तुम्हें फर्दर टाइम ग्रांट नहीं करूँगा। वो ये भी कर सकते हैं। प्लस अगर उनको लगता है कि यहाँ पर और टाइम ग्रांट करने की आवश्यकता है तो वो टाइम ग्रांट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही डिस्क्रिशन उनके पास है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है सेक्शन 15 के अंदर, उसको आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है। अगर आपने 3 महीने में प्रीलिमिनरी असेसमेंट को कंप्लीट नहीं किया तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे? उसके कोई रेपरकशंस नहीं होंगे, नो रेपरकशंस, ठीक है। वाई? बिकॉज दिस 3 मंथ पीरियड इज डायरेक्टिव। लेकिन ध्यान रहे, जो हमने सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 से जो पढ़ा है, अदर देन दिस 3 मंथ पीरियड, ठीक है, जो भी हमने 6 महीने का टाइम पीरियड पढ़ा है या फिर पेटी ऑफेंस के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड हमने पढ़ा है, ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं। क्यों मैंडेटरी हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर रेपरकशन है। अगर आप 6 महीने में इंक्वायरी को कंप्लीट नहीं कर पाते तो और आपको अगर टाइम चाहिए तो उसके लिए आपको सीजीएम की परमिशन चाहिए।
प्लस सीजीएम के पास यहाँ पे अथॉरिटी है कि वो परमिशन देने से मना कर सकता है। तो इसका मतलब ये है, देखिए मैंने आपको ऐसे बीएनएसएस में बताया था कि जहाँ पर भी आपके एक्शंस लाइक आपको कोई टाइम पीरियड स्टिपुलेट किया गया है कि इतने टाइम में आपको ये चीज़ करना है, ठीक है, और अगर उस टाइम पीरियड में आप चीज़ों को कंप्लाई नहीं करते और उसका कोई रेपरकशन नहीं है, तो वो टाइम पीरियड मेयरली डायरेक्टरी इन नेचर है, मतलब आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई रेपरकशन साथ में डाल दिया गया है कि अगर आपने 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की तो इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर वो जो टाइम पीरियड है वो मैंडेटरी हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब जो ये 3 महीने वाली बात है, इसका एक केस याद रखना। चाइल्ड, एक मिनट, ये जो 3 महीने वाली बात मैंने आपको बताई है ना कि ये 3 महीने वाला जो पीरियड है प्रीलिमिनरी असेसमेंट के लिए, ये डायरेक्टरी इन नेचर है। ठीक है, ये कहाँ पर कहा गया था? वैसे तो ये काफ़ी हद तक इम्प्लिसिटी है प्रोविजन के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कहा है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ थ्रू हिज मदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर ये कहा गया था कि जो प्रोवाइजो के अंदर टाइम पीरियड दिया गया 3 महीने का, जो टाइम पीरियड दिया गया प्रीलिमिनरी असेसमेंट को कंप्लीट करने का 3 महीने का, वो डायरेक्टरी इन नेचर है। अगर 3 महीने में आपने कंप्लीट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप उसको आराम से कंप्लीट करिए, लेकिन अभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट का जो टाइम पीरियड है, भले वो डायरेक्टरी है, लेकिन उसके अम्ब्रेला के अंदर आप ये नहीं कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट को लाइक 8-9 महीने तक खींचते जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि प्रीलिमिनरी असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ द इंक्वायरी। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंक्वायरी। तो अगेन आपको इंक्वायरी तो 6 महीने में ही कंप्लीट करना है ना, समझ में आ गया आपको? इंक्वायरी तो आपको 6 महीने में कंप्लीट करना है, तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट पे भी एक हम इम्प्लाइड बार लगा ही दे रहे हैं कि वो भी आपको 6 महीने में कंप्लीट करना ही करना है। नहीं किया तो आपको सीजीएम के पास जाना पड़ेगा और वो मना कर सकते हैं इंक्वायरी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, क्लॉज 5, द बोर्ड शैल टेक following steps to ensure fair and speedy inquiry, namely, at the time of initiating the inquiry, the board shall satisfy itself that the child in conflict with law has not been subjected to any ill treatment by the police or by any other person, including a lawyer or probation officer, and take corrective steps in case of सच इल ट्रीटमेंट। अगर चाइल्ड को जब बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड की चेक करना कि चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं किया गया ना, मतलब किसी भी प्रकार की इंजरी तो नहीं कॉज की गई है, उससे कोई भद्दा बर्ताव तो नहीं किया गया, ये सब चीज़ें बोर्ड को चेक करना उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उनको ये सब इंश्योर करना है ताकि फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी हो सके। बी, इन ऑल केसेज अंडर द एक्ट the proceeding shall be conducted in simple manner as possible and care shall be taken to ensure that the child against whom the proceedings have been instituted is given child friendly atmosphere during the proceeding। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है इंक्वायरी कंडक्ट करते टाइम, वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए और एकदम सिंपल होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि चाइल्ड का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंक्वायरी में। तो अगर आप उसको लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो चाइल्ड समझेगा कैसे कि इंक्वायरी में क्या चल रहा है। तो आपको इंक्वायरी को एकदम सिंपल मैनर में रखना है, प्लस इंक्वायरी एकदम चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेन्यू होना चाहिए वो कोर्ट को रिजेंबल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे चाइल्ड जो वो इंटिमिडेट हो सकता है। C, every child brought before the board shall be given the opportunity of being heard and participate in the inquiry। ठीक है। D, cases of petty offences shall be disposed of by the board through summary proceeding as per the प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द CRPC 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पेटी ऑफेंसेस के जो इंक्वायरी होगा वो समरी प्रोसीडिंग को फॉलो करके किया जाएगा, जो कि BNSS के अंदर दिया गया है। ठीक है, इंक्वायरी ऑफ सीरियस ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन समन्स केसेस अंडर द CRPC 1973। जो सीरियस ऑफेंसेस का जो इंक्वायरी किया जाएगा वो समन्स केसेस का जो प्रोसीजर दिया गया है CRPC 1973 या फिर BNSS 2023 के अंदर, उसको फॉलो करके किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफ हीनियस ऑफेंसेस फॉर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड अंडर क्लॉज E। अगर चाइल्ड की उम्र हीनियस ऑफेंस में 16 से कम की है, ठीक है, लेस देन 16 है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम इसी को फॉलो करेंगे, यानी कि हीनियस ऑफेंस का भी जो इंक्वायरी होगा उसको एज ए समन्स केस किया जाएगा। सेकंड बोल रहा है फॉर चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल बी डेल्ट विद इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 15। और अगर 16 से 18 साल के बीच का बच्चा है तो उसका इंक्वायरी कैसे किया जाएगा, जैसे सेक्शन 15 के अंदर दिया गया है। इसको पढ़ते हैं।
preliminary assessment into heinous offences by board. In case of a heinous offence alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment with regard to his mental and physical capacity to commit such offence, ability to understand the consequence of the offence and the circumstances in which he allegedly committed the offence, and may pass an order in accordance with the provisions of सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। मतलब बेसिकली सेक्शन 15 के अंदर जो बोर्ड है, अगर उसके पास एक चाइल्ड को लाया जा रहा है जिसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में, प्लस उसने एक हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, तो सेक्शन 15 जो है वो ये कहता है कि वहाँ पर एक इंक्वायरी कंडक्ट किया जाएगा, प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा कंक्लूड करने के लिए कि क्या इस चाइल्ड के पास वो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी थी ऑफेंस कमिट करने की, प्लस क्या ये अपने एक्शंस को लेके अवेयर था, ठीक है, प्लस किस सर्कमस्टेंस और सिचुएशन में उस ऑफेंस को कमिट किया गया है। इन सारे सिचुएशंस को जो बोर्ड है वो इवैल्यूएट करेगा और उसके हिसाब से वो एक ऑर्डर पास करेगा सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 के अंदर। मतलब वो ये अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि इस चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए, और जैसे ही वो ये ऑर्डर पास कर देगा कि एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए, तो जो BNSS है वो फॉलो किया जाएगा, ना कि JJ एक्ट 2015, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फॉर सच एन असेसमेंट the board may take the assistance of experienced psychologist or psychosocial workers or other experts, ठीक है। Explanation: for the purposes of this section, it is clarified that preliminary assessment is not a trial, but is to assess the capacity of such child to commit and understand the consequence of the alleged offense, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, इट इज़ नॉट अ ट्रायल, ठीक है, बट रैदर इसको हम कर रहे हैं टू असेस द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड टू कमिट एंड अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस ऑफ द alleged offense, ठीक है। क्लॉज 2, वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड on preliminary assessment that the matter should be disposed of by the board, then the board shall follow the procedure as far as may be for trial in summons case under the code of criminal procedure 1973। अब देखिए, 16 से 18 साल के बीच के बच्चे को प्रोड्यूस किया गया, उसने एक हीनियस ऑफेंस कमिट किया था, उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट हुआ और कोर्ट ने यानी बोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि इसको एज एन अडल्ट ट्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रैदर बोर्ड को ही इसको ट्राई करने दो, ठीक है, बोर्ड को ही इसकी इंक्वायरी कंटिन्यू करने दो। तो अगर बोर्ड ये ओपिनियन फॉर्म करता है ऐसे किसी बच्चे के जो 16 से 18 साल के बीच में, प्लस उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, तो वहाँ पर वो अगेन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे इंक्वायरी के दौरान, जो समन्स केस का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप यही समझिए कि सीरियस और हीनियस ऑफेंस दोनों में ही अगर बोर्ड इंक्वायरी कर रहा है तो वो समन्स केस के प्रोसीजर को फॉलो करेगा, और अगर पेटी ऑफेंस है तो समरी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। इज दैट क्लियर? Provided that the order of the board to dispose of the matter shall be applicable under subsection 2 of section 101। इसका मतलब ये है, चाहे बोर्ड ये कंक्लूड करे कि इसका ट्रायल एज एन एडल्ट करना है, चाहे बोर्ड ये कंक्लूड करे कि इसका ट्रायल बोर्ड के द्वारा करना है, ठीक है, इंक्वायरी बोर्ड के द्वारा करना है, दोनों ही सिचुएशन को हम अपील में चैलेंज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ओपिनियन अगर बोर्ड ने फॉर्म किया है तो दोनों में से किसी भी ओपिनियन को अपील में चैलेंज किया जा सकता है। Provided further that the assessment under this section shall be completed within the period specified in section 14। मतलब वही 3 महीने के अंदर आपको प्रीलिमिनरी असेसमेंट को कंप्लीट करना है। 16, रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। 15 से आपके मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो 15 आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा। आइए पढ़ते हैं। द CJM or the CMM shall review the pendency of cases of the board once in every 3 months and shall direct the board to increase the frequency of its sittings or may recommend the constitution of additional boards। तो CJM की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिव्यू करे कि बोर्ड के पास कितने मैटर पेंडिंग हैं, प्लस अगर बहुत ज़्यादा मैटर पेंडिंग है तो वो इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि एडिशनल बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाए, और अगर बहुत ज़्यादा मैटर पेंडिंग है तो वो बोर्ड को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी जो सिटिंग फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ाओ, ठीक है। आगे क्लॉज 2, द नंबर ऑफ केसेस pending before the board duration of such pendency, nature of pendency and reasons thereof shall be reviewed in every 6 months by a high level committee consisting of the executive chairperson of the state legal services authority, who shall be the chairperson, the home secretary, the secretary responsible for the implementation of this act in the state, and a representative from a voluntary or non-governmental organization to be nominated by the chairperson। तो सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि आपको एक कमिटी भी फॉर्म करनी है जिसमें 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है, और इसका चेयरपर्सन कौन होगा? द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन होगा? एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ
स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। एक तो ये हो गया, प्लस और कौन कौन है यहाँ पर आपके होम सेक्रेटरी हैं, ठीक है, होम सेक्रेटरी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट, ठीक है। और उसके बाद हाँ, प्लस यहाँ पर कौन है आपके सेक्रेटरी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर एक्ट को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की, प्लस यहाँ पर एक वॉलंटरी या फिर और एनजीओ का कोई बंदा होगा जिसको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑफ सच पेंडेंसी शैल ऑल्सो बी फर्निश्ड बाय द बोर्ड टू द CGM और द CMM एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन क्वार्टरली बेसिस इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर 3 महीने में जितने भी मैटर पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड, उसकी इंफॉर्मेशन बोर्ड को शेयर करना है बिफोर द CGM, ठीक है, एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये ध्यान रखना। इसमें क्या क्या हमने देखा अभी 16 सबसेक्शन 1 के अंदर हमने ये देखा कि CGM जो है वो हर 3 महीने में रिव्यू करेगा कि कितने मैटर बोर्ड के पास पेंडिंग है, प्लस अगर रिव्यू के बाद उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर पेंडिंग है तो वो उनको उनकी सिटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का ऑर्डर पास कर सकता है, प्लस वो रिकमेंडेशन पास कर सकता है कि और भी बोर्ड स्टैब्लिश किया जाए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। क्लॉज 2 यहाँ पर ये कहते हैं कि हाई लेवल कमेटी भी फॉर्म होगी इसी काम के लिए, पेंडेंसी को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, क्या नेचर है वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को। और हाई लेवल कमेटी में 4 बंदे होंगे, जिसमें चेयरपर्सन जो होगा वो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगा, ठीक है। बाकी आप तीनों तो जान ही गए हो, होम सेक्रेटरी प्लस द सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट प्लस मेंबर who is voluntary or from an NGO nominated by the chairperson। क्लॉज 3 ये कहता है कि जो बोर्ड है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 3 महीने में जितने भी जितना भी पेंडेंसी है उनके पास उसकी इन्फॉर्मेशन CGM के सामने फर्निश करें, प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास फर्निश करें। क्लॉज 4 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में as and when required in the best interest of the child call for any information from all the stakeholders including the board and the committee। किसी भी चाइल्ड के रिगार्डिंग अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ही कैन कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द बोर्ड एंड द कमिटी। स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो कोई प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, या फिर मान लो पुलिस ऑफिसर का कोई रोल है, तो उनसे भी सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं विथ रिगार्ड टू दैट चाइल्ड। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ इसलिए कलेक्ट करेंगे कि उस इन्फॉर्मेशन को चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में यूटिलाइज किया जा सके। 17 ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड not found to be in conflict with law, where a board is satisfied on inquiry that the child brought before it has not committed any offence, ठीक है, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force, the board shall pass order to that effect, ठीक है। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। आगे, in case it appears to the board that the child referred to in subsection 1 is in need of care and protection, it may refer the child to the committee with appropriate directions। मतलब अगर बोर्ड ने ये ऑर्डर पास किया कि दिस चाइल्ड वॉज नॉट फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, लेकिन उनको ये लगता है कि इस चाइल्ड को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको CWC के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ठीक है। फिर वो उसके बाद उसके चाइल्ड के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेंगे। आगे देखते हैं 18 ऑर्डर्स रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड on inquiry that a child, irrespective of age, has committed a petty offence or a serious offence, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offence, or a child above the age of 16 years has committed a heinous offence, and the board has, after preliminary assessment under section 15, disposed of the matter, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force, and based on the nature of offence, specific need for supervision or intervention, circumstances as brought out in the social investigation report, and past conduct of the child, the board may, if it so thinks fit, ठीक है। अब देखो, अगर चाइल्ड कन्फ्लिक्ट इन लॉ में पाया जाता है तो वहाँ पे बोर्ड क्या कर सकता है, अलाउ द चाइल्ड to go home after advice or admonition by following appropriate inquiry and counseling to such child and to his parents or the guardian। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, एडमोनिशन या फिर एडवाइस के थ्रू चाइल्ड को छोड़ सकता है, मतलब डांट सकता है या तो उसको एडवाइस कर सकता है कि ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है। बट अगर कोर्ट ऐसा करता है तो इट इज़ मैंडेटरी कि वो चाइल्ड प्लस पेरेंट्स का कुछ काउंसलिंग सेशन भी अपॉइंट करेगा कि आपको काउंसलिंग के थ्रू होके जाना है, ठीक है। बी, डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज़, ठीक है। चाइल्ड को वो ऑर्डर कर सकते हैं कि तुम ग्रुप काउंसलिंग का पार्ट बनो या फिर कोई सिमिलर एक्टिविटीज़ के। सी, ऑर्डर द चाइल्ड टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस under the supervision of an organization or institution or a specified persons or group of persons identified by the boards, plus
जो बोर्ड है, अगर कोई चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ पाया जाता है तो उसको कम्युनिटी सर्विस का भी ऑर्डर पास कर सकता है कि तुम जाओ थोड़ा कम्युनिटी के वेलफेयर में कुछ काम करो। ऑर्डर द चाइल्ड और पेरेंट्स और द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड टू पे फाइन, वो उनको फाइन पे करने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। Provided that in case the child is working, it may be ensured that the provisions of any labor law for the time being enforces are not violated. E. Direct the child to be released on probation of good conduct and placed under the care of any parent, guardian or fit person, on such parent, guardian or fit person executing a bond with or without surety, as the board may require for the good behavior and child's well-being for any period not exceeding 3 years. वही सेम चीज जो हमने प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर पढ़ा था। F. Direct the child to be released on probation of good conduct and placed under the care and supervision of any fit facility for ensuring the good behavior and child's well-being for any period not exceeding 3 years. G. Direct the child to be sent to a special home for such period not exceeding 3 years as it thinks fit for providing reformative services including education, skill development, counseling, behavior modification therapy and psychiatric support during the period of stay in the स्पेशल होम। तो ये सारे ध्यान रखना, ठीक है, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि ABCDEFG में क्या लिखा हुआ है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने टाइम के लिए स्पेशल होम में रखा जा सकता है, कितने टाइम के लिए प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रखा जा सकता है, ये सब पूछेगा। तो याद रखना, सब में ही सिर्फ 3 साल का जो टाइम पीरियड है वही स्टिपुलेट किया गया है, ठीक है। प्रोवाइजो, provided that if the conduct and behavior of the child has been such that it would not be in the child's interest or in the interest of other children housed in a special home, the board may send such child to the place of safety, ठीक है। अब लाइक स्पेशल होम में अगर भेजो उस चाइल्ड को तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, तो स्पेशल होम में भेजने के बजाय बोर्ड उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भी भेज सकता है। आगे देखते हैं। इफ एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर क्लॉज A to G ऑफ सबसेक्शन 1, द बोर्ड में इन एडिशन पास ऑर्डर्स टू, ये सब आप पढ़ लेना, नॉट वेरी रेलिवेंट, ठीक है, कि A to G में अगर ऑर्डर पास किया गया तो उसके साथ में इन सारे ऑर्डर्स को भी अपेंड किया जा सकता है, इन सारे सिचुएशंस को भी अपेंड किया जा सकता है। क्लॉज 3, वेयर द बोर्ड आफ्टर प्रीलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 पास एन ऑर्डर दैट देयर इज अ नीड for trial of the said child as an adult, then the board may order transfer of the trial of the case to the children's court having jurisdiction to try such offenses। मतलब वही बात कह रहा है कि देखो सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 के अंदर बोर्ड ये ऑर्डर पास कर सकता है अगर एक चाइल्ड प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद पाया जाता है कि इसका एज एन एडल्ट ट्राई करना चाहिए, तो बोर्ड सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 के अंदर अपने पावर को यूज़ करते हुए चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई करने के लिए रेगुलर कोर्ट के पास भेज सकता है, जो कि आपका होगा चिल्ड्रंस कोर्ट। अब चिल्ड्रंस कोर्ट यहाँ पर कौन होगा, ये हमने पढ़ा था ना, प्राइमरली ऐसे कोर्ट जिनको हमने पोक्सो के अंदर स्टैब्लिश किया है, और अगर मान लो कोई भी कोर्ट को स्टैब्लिश नहीं किया गया किसी स्पेशल लॉ के द्वारा, जो 2005 का भी एक्ट था उसकी भी बात कर रहा हूँ, तो फिर सेशंस कोर्ट, ठीक है, सेशंस कोर्ट के पास चाइल्ड को भेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं। पावर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट, वेल इट्स क्वाइट ऑब्वियस, हीनियस ऑफेंस अगर वो कमिट कर रहा है तो हीनियस ऑफेंस जो मैक्सिमम होते हैं ना, उसको ट्राई करने का जो एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है वो सेशंस कोर्ट के पास ही होता है। तो इट मेक सेंस कि चाइल्ड को हम सेशंस कोर्ट के पास भेज रहे हैं एंड सेशंस कोर्ट को एज ए चिल्ड्रंस कोर्ट डेजिग्नेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19, पावर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रीलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15, द चिल्ड्रंस कोर्ट में डिसाइड दैट। अब देखिए सेक्शन 15 के अंदर प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया गया, उसमें यह पाया गया कि ये जो चाइल्ड है जिसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में है प्लस जिसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, उसमें पाया गया कि इसके पास फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी थी चाइल्ड को ऑफेंस को कमिट करने की, मतलब जो भी उसमें सिचुएशंस या कंडीशंस दिए गए हैं वो फुलफिल हो गए, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास करेंगे कि इस चाइल्ड का एज एन अडल्ट ट्रायल किया जाए बिफोर द चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है। अब आगे, अब सेक्शन 19 ये बताता है कि जब चिल्ड्रंस कोर्ट के पास चाइल्ड को प्रोड्यूस किया जाएगा तो चिल्ड्रंस कोर्ट की क्या क्या पावर है, आइए इसको पढ़ते हैं। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रीलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15, द चिल्ड्रंस कोर्ट में डिसाइड दैट there is a need for trial of the child as an adult as per the provision of the Code of Criminal Procedure 1973 and pass appropriate orders after trial subject to the provisions of this section and section 21 considering the considering the special needs of the child and tenets of fair trial and maintaining a child friendly atmosphere। तो अगर चिल्ड्रंस कोर्ट के पास चाइल्ड को भेजा गया, चिल्ड्रंस कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ इस पर्टिकुलर चाइल्ड का एज एन अडल्ट ट्रायल करने की आवश्यकता है, तो वो उसके बाद CRPC/BNSS को फॉलो करेंगे एंड उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन
जब वो ये एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ सीआरपीसी और बीएनएसएस, तो उनको ये इंश्योर करना है कि जो ये सेक्शन 20 है प्लस जो सेक्शन 21 है उसको वो वायलेट नहीं करें ऑफ जेजे एक्ट 2015। उसको इनको वायलेट नहीं करना है। वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं लेकिन सेक्शन 20 और 21 को सब्जेक्ट में रखते हुए। क्लॉज 2, देयर इज नो नीड फॉर ट्रायल ऑफ द child as an adult and may conduct an inquiry as a board and pass appropriate orders in accordance with the provisions of section 18। तो क्लॉज 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चिल्ड्रंस कोर्ट है जब उसके पास प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद बोर्ड के द्वारा चाइल्ड को भेजा जाएगा तो चिल्ड्रंस कोर्ट बोर्ड के ओपिनियन से बाइंड नहीं है। चिल्ड्रंस कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कि इस चाइल्ड को एज एन अडल्ट ट्रायल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अगर चिल्ड्रंस कोर्ट ये ओपिनियन बनाता है कि इस चाइल्ड को एज एन अडल्ट ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर एज अ बोर्ड एक्ट करेगा एंड देन देयर आफ्टर वो ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 18 के अंदर। इज दैट क्लियर? और सेक्शन 17 के अंदर भी पास कर सकता है अगर फर्दर उसको ये पता चलता है कि ये जो चाइल्ड है ही वॉज नॉट फाउंड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। आगे देखते हैं। The Children's Court shall ensure that the final order with regard to a child in conflict with law shall include an individual care plan for the rehabilitation of child, including follow-up by the probation officer or the district child protection unit or social worker। या पढ़ लेना, नॉट वेरी रेलिवेंट। ठीक है, मतलब जैसे ही वो लाइक कोई पनिशमेंट पास करेगा चिल्ड्रंस कोर्ट तो वहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। क्या क्या? इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, फॉलो अप बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और ए सोशल वर्कर। ठीक है, आगे देखते हैं। द चिल्ड्रंस कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड हु इज फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज सेंट टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड देयर आफ्टर द पर्सन शैल बी ट्रांसफर्ड टू अ जेल। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर चिल्ड्रन कोर्ट ने ट्रायल किया एंड ट्रायल करने के बाद दे फाउंड द चाइल्ड टू बी गिल्टी, ठीक है, तो अगर उन्होंने चाइल्ड का ट्रायल किया एंड दे फाउंड द चाइल्ड टू बी गिल्टी तो उनको ये इंश्योर करना है कि जब तक चाइल्ड की एज 21 ईयर्स ना हो जाए तब तक उसको एक प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया गया है ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, तो ट्रायल करने के बाद उनको ये ध्यान रखना है कि 21 साल की उम्र तक चाइल्ड को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाए एंड देन देयर आफ्टर उसको रेगुलर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, जैसे हमने अभी ये पढ़ा था ना कि जब चिल्ड्रंस कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा तो उसको सेक्शन 21 के जो प्रोसीजर है उससे कंप्लाई करना पड़ेगा, प्लस उसको सेक्शन 20 के अंदर हाँ, और सेक्शन 19 के अंदर जो आप सॉरी एम सो सॉरी हमने अभी ये पढ़ा था कि क्लॉज 2 के अंदर कि अगर कोई चाइल्ड का ट्रायल जो है वो चिल्ड्रंस कोर्ट कर रहा है और चिल्ड्रंस कोर्ट ये ओपिनियन फॉर्म करता है कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड जो है इट इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो उसको इवन दो लाइक वो सीआरपीसी बीएनएसएस को फॉलो करते हुए कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है, बट वो जो ऑर्डर है वो सेक्शन 20 और सेक्शन 19 के वॉयलेशन में नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? प्रोवाइजो की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द रिफॉर्मेटिव सर्विसेज including educational services, skill development, alternative therapy such as counseling, behavior modification therapy and psychiatric support shall be provided to the child during the period of his stay in the place of safety। मतलब उसको एक प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी जब वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा। मतलब कैसी स्पेशल ट्रीटमेंट? उसको हम वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो जो चाइल्ड है वो सोशल री इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो जाए। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, क्लॉज 4, the children's court shall ensure that there is a periodic follow-up report every year by the probation officer or the district child protection unit or a social worker as required to evaluate the progress of the child in the place of safety and to ensure that there is no ill treatment to the child in any form। Clause 4 यहाँ पर ये कहता है कि जब तक 21 साल की उम्र तक चाइल्ड प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा तब तक हर साल एवरी ईयर एक रिपोर्ट चिल्ड्रंस कोर्ट को भेजी जाएगी जो कि होगी पीरियोडिक फॉलोअप रिपोर्ट। ठीक है, पीरियोडिक फॉलोअप रिपोर्ट के अंदर चाइल्ड के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि उस एक साल में चाइल्ड कैसे बिहेव किया है वाइल रिमेनिंग इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लस जो प्रोवाइजो है जो यहाँ पर ये ऊपर कह रहा है कि चाइल्ड को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, तो इन सर्विसेज से वो कैसे कंप्लाई कर रहा है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पीरियोडिक फॉलोअप रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाएगी। क्लॉज 5, द रिपोर्ट्स अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी फॉरवर्डेड टू द चिल्ड्रंस कोर्ट फॉर रिकॉर्ड एंड फॉलो अप एज मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये कहाँ पर रिक्वायर्ड है इसको हम लोग सेक्शन 20 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम सो सॉरी 20 के अंदर नहीं 21 के अंदर। यहाँ पे भी जो मैंने कहा था ना सबसेक्शन 2 के अंदर, आई एम सो सॉरी
हाँ ये, हाँ इसके अंदर जो हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन 19 प्लस सेक्शन 21 से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, जहाँ भी मैंने 20 कहा था उसको आप इग्नोर कर देना, 21 है, ठीक है। आइए सेक्शन 20 पढ़ते हैं। Child attain age of 21 years and yet to complete prescribed term of stay in place of safety. When the child in conflict with the law attains the age of 21 years and is yet to complete the term of stay, the Children's Court shall provide for a follow-up by the probation officer or the district child protection unit or a social worker or by itself as required to evaluate if such child has undergone reformative changes and if the child can be a contributing member of the society, and for this purpose the progress records of the child under subsection 4 of section 19 along with evaluation of relevant experts are to be taken into consideration. अब यहाँ पे बोर्ड ने ऑर्डर किया था कि चाइल्ड को 3 साल तक के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाए, ठीक है। अब 3 साल तो निकल गए, सॉरी अभी 3 साल तो निकले नहीं, लेकिन चाइल्ड की जो उम्र है वो 21 साल से अधिक की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोर्ड है वो रिपोर्ट एक लेगा, ठीक है, जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स है उनसे, एंड देन देयर आफ्टर वो चेक करेगा कि इसके स्टे को कंटिन्यू करना है या फिर उसके स्टे को खत्म कर देना है बेस्ड ऑन दिस कि वेदर द चाइल्ड हैज़ बीन रिफॉर्म्ड और नॉट। क्लॉज 2, आफ्टर द कंप्लीशन of the procedure specified under subsection 1, the Children's Court may decide to release the child on such condition as it deems fit, which includes appointment of a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay. जब आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। Decide that the child shall complete the remainder of his term in a jail. मतलब बेसिकली बोर्ड यहाँ पर ये ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कि अगर मान लो उसको जितना टाइम कहा गया था प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने के लिए, उस टाइम के दौरान उसकी 21 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है कि उसको रिलीज़ कर सकता है अगर वो रिफॉर्म हो गया उस टाइम तक, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट कर देगा मॉनिटरिंग अथॉरिटी का, मतलब कोई प्रोबेशन ऑफिसर को वहाँ पे अपॉइंट कर देगा, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे पे उसके ऊपर सुपरविजन रखेगा। क्लॉज 2 यहाँ पर ये है कि बोर्ड ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो उसका बाकी का जो टाइम पीरियड है ना वो जेल के अंदर वो कंप्लीट करे। इज दैट क्लियर? प्रोवाइडेड दैट ईच स्टेट गवर्नमेंट shall maintain a list of monitoring authorities and monitoring procedures as may be prescribed, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ सेक्शन 21 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन याद रखिएगा। 20 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यहाँ मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक चाइल्ड का ट्रायल किया जा रहा है एज एन एडल्ट, ठीक है, अब एज एन अडल्ट उसका ट्रायल कौन कर रहा है? चिल्ड्रंस कोर्ट कर रहा है। तो चिल्ड्रंस कोर्ट इवन दो सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करके ही ट्रायल करेगा एंड उसके हिसाब से पनिशमेंट अवॉर्ड करेगा, लेकिन उसको ये इंश्योर करना है कि सेक्शन 21 से वो कंप्लाई करे ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और सेक्शन 21 क्या कहता है? नो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ शैल बी सेंटेंस टू डेथ। मतलब कि आप एक चाइल्ड को, चाहे उसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, चाहे उसका ट्रायल आप एज एन एडल्ट कर रहे हो, उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं कर सकते। और फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया एक ऐसे चाइल्ड को जिसका ट्रायल हो रहा है एज एन एडल्ट, तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको ऐसे अवॉर्ड करना है एज ए पनिशमेंट कि चाइल्ड को बीच में रिलीज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह सकते हैं कि हर 5 साल में इसका इवैल्यूएशन होगा या फिर हर 2-3 साल में इसका इवैल्यूएशन होगा कि क्या ये चाइल्ड सोशल री इंटीग्रेशन के लिए रेडी है कि नहीं। जैसे हमने अभी ये सब पढ़ा था ना, ये प्रोवाइजो हमने पढ़ा था, ठीक है, एंड हमने ये क्लॉज 4 भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब जो हमने पढ़ा था, ये सब हम क्यों कह रहे हैं? क्यों हम कह रहे हैं एक फॉलो अप रिपोर्ट बनाने के लिए? क्यों हम कह रहे हैं कि आप यहां पर उसको लाइक रिफॉर्मेटिव चेंजेस के थ्रू गो थ्रू करो, ठीक है। ये सब हम लोग इसीलिए कह रहे हैं ताकि अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट उसको अवॉर्ड किया गया है तो इन सारे रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करके हम ये अपना माइंड फॉर्म अप कर सके कि क्या इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कंटिन्यू रखना है कि इसको बीच में रिलीज कर देना है। तो बेसिकली सेक्शन 21 यहां पर ये कहता है कि अगर एक चाइल्ड को आपने एज एन एडल्ट ट्राई किया है और उसको पनिशमेंट अवॉर्ड किया है तो पनिशमेंट कभी भी डेथ पेनल्टी नहीं होगा। प्लस अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट एज ए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज नहीं होना चाहिए फॉर एनी सच ऑफेंस ईदर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। समझ में आ गया? 22 आप छोड़ दीजिए, नॉट वेरी रेलेवेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली जो हमने पढ़ा था ना सेक्शन 125 से लेके बीएनएसएस के अंदर, ये उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। चैप्टर 9 हो गया अभी बीएनएस के अंदर। आइए देख लेते हैं क्या है ये। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन द सीआरपीसी 1973 और एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो प्रोसीडिंग
shall be instituted and no order shall be passed against any child under chapter 8 of the said code. ठीक है, आप एक बार देख लेना चैप्टर 9, ठीक है, इतना रेलेवेंट नहीं है सेक्शन 22, बट फिर भी आप ये याद रखना कि चैप्टर 9 की जो प्रोसीडिंग्स है ये चाइल्ड के अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट नहीं किया सकता. बेसिकली क्या है चैप्टर 9, जहां पर किसी इंडिविजुअल को बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जाता है ताकि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करे और वो सोसाइटी में पीस को मेंटेन करे. ठीक है, वो सोसाइटी के पीस को डिस्टर्ब ना करे. तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड और बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जाता है ना, किसी चाइल्ड को नहीं करवा सकते आप किसी एडल्ट पर्सन को ही करवा सकते हो. इज दैट क्लियर? सेक्शन 23, नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ एंड ए पर्सन नॉट अ चाइल्ड notwithstanding anything contained in section 223 of criminal procedure 1973. This is currently section 246 of BNSS. ठीक है, ये हमने किया हुआ है BNSS के लेक्चर में. हाँ, और in any other law for the time being enforced there shall be no joint proceeding of a child alleged in conflict with law with a person who is not a child. देखिए यहां पर बेसिकली ये कह रहा है कि जॉइंट प्रोसीडिंग की जा सकती है, यहां पे मना नहीं कर रहा है. ठीक है, जॉइंट प्रोसीडिंग की जा सकती है, लेकिन अगर कई सारे चाइल्ड उसमें इन्वॉल्व है तो उनकी जॉइंट प्रोसीडिंग हो सकती है, उनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है. लेकिन सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कई सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनमें से एक चाइल्ड था और बाकी एडल्ट्स थे, तब उनका ट्रायल जो है, उनकी जो इंक्वायरी है उसको आपको साथ में नहीं करना है. इज दैट क्लियर? क्लॉज 2, इफ ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय द बोर्ड or by the children's court the person alleged to be in conflict with law is found that is not a child, such person shall not be tried along with the child. अब मान लो कोई बंदा बोला कि अरे मैं भी चाइल्ड हूँ, ठीक है, मतलब 2 से अधिक लोगों ने क्राइम कमिट किया था, 2 और मोर पर्सन्स ने मिलकर क्राइम कमिट किया था, तो इन सबका साथ में ट्रायल हो रहा था. ठीक है, अब इस बीच में क्या हुआ, ये पता चला कि इनमें से कोई एक इंडिविजुअल जो वो एडल्ट है, मतलब इनकी इंक्वायरी की जा रही थी बोर्ड के द्वारा, JJB के द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा इनकी इंक्वायरी की जा रही थी, और उस दौरान क्या हुआ, एक इंडिविजुअल एडल्ट निकल गया. तो वहां पर क्या होगा, वो जो एडल्ट होगा उसको इंक्वायरी से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसका रेगुलर ट्रायल किया जाएगा. ठीक है, और जो बाकी चाइल्ड हैं उनका जॉइंट प्रोसीडिंग कंटिन्यू किया जाएगा. इज दैट क्लियर? 24, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एन ऑफेंस. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a child who has committed an offense and has been dealt with under the provisions of this act shall not suffer disqualification if any attached to a conviction of an offense under such law. Now section 24 subsection 1 यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई चाइल्ड है, चाहे उसने पेटी ऑफेंस कमिट किया हो, चाहे उसने सीरियस ऑफेंस कमिट किया हो, चाहे उसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया हो, अगर उसका इंक्वायरी किया गया और सेक्शन 18 के अंदर ही वॉज फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है, तो उसके साथ कोई डिस्क्वालिफिकेशन को अटैच नहीं किया जाएगा. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई FIR रजिस्टर हुआ है, आपका ट्रायल होता है और आप कन्विक्ट हो जाते हो, तो बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस को आपको फेस करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आप किसी स्पेसिफिक प्लेस में एंटर नहीं कर सकते, बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन आपको फेस करने पड़ते हैं. तो जो ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं ये किसी भी चाइल्ड को फेस नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, चाहे उसने पेटी ऑफेंस किया हो, चाहे सीरियस किया हो, चाहे हीनियस किया हो. प्रोवाइडेड दैट इन केस अ चाइल्ड who has completed or is above the age of 16 years and is found to be in conflict with law by the children's court under clause 1 of subsection 1 of section 19, the provision of subsection 1 shall not apply. लेकिन अगर आपने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है प्लस आप एक चाइल्ड हो 16 से 18 के बीच में और आपका जो ट्रायल है वो एज एन एडल्ट किया गया है, तो जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो आपको इम्यूनिटी दी गई है कि आपको किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू होके नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट कन्विक्शन, वो उन चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा जिन्होंने हीनियस ऑफेंस कमिट किया और जिनका ट्रायल जो है वो एज एन एडल्ट किया गया है. इज दैट क्लियर? क्लॉज 2, द बोर्ड शैल मेक एन ऑर्डर directing the police or by the children's court to its own registry that the relevant records of such conviction shall be destroyed after the expiry of the period of appeal or as the case may be a reasonable period as may be prescribed. तो जो बोर्ड है वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा और जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो अपनी रजिस्ट्री को ऑर्डर करेगा कि जैसे ही इंक्वायरी या ट्रायल कंक्लूड हो जाए और जो भी अपील का टाइम पीरियड है जब वो खत्म हो जाए, मतलब कोई भी अगर रीजनेबल टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो भी वहाँ पे रेलेवेंट रिकॉर्ड है उस केस के रिगार्डिंग उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मतलब उस केस का कोई भी एंटीसीडेंट आपको नहीं रहने देना है. इज दैट क्लियर? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए हीनियस ऑफेंस वेयर द चाइल्ड इज फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19, द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच चाइल्ड शैल बी रिटेन्ड बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट.
ठीक है। लेकिन अगर कोई चाइल्ड है, उसका एज एन एडल्ट ट्रायल किया गया था और चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट पाया जाता है, उसको गिल्टी पाया जाता है, तो वहां पर जो उसके रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको रिटेन करके रखा जाएगा। सेक्शन 25, स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, all proceeding in respect of a child alleged or found to be in conflict with law pending before any board or court on the date of commencement of this act shall be continued in that board or court as if this act had not been enacted। मतलब हमने जेजे एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया है। वी हैव नॉट गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अब इससे पहले जो 2000 वाला एक्ट जो फोर्स में था, अगर उसके अंदर कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल किया जा रहा है तो उस इंक्वायरी और ट्रायल के ऊपर जेजे एक्ट 2015 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और वो ट्रायल या इंक्वायरी जेजे एक्ट 2000 के कंसर्नेंस में ही कंटिन्यू किया जाएगा। इज दैट क्लियर? 26, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ। Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any police officer may take charge of a child in conflict with law who has run away from a special home or an observation home or a place of safety or from the care of a person or institution under whom the child was placed under this act। मतलब अगर इनमें से किसी भी जगह पर चाइल्ड को प्लेस किया गया था एंड इन जगह से वो चाइल्ड भाग जाता है तो उसकी कस्टडी लेने का जो पावर है वो पुलिस ऑफिसर के पास रहेगा। आगे, द चाइल्ड रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी प्रोड्यूस्ड within 24 hours, preferably before the board which passed the original order in respect of that child if possible, or to the nearest board where the child is found। ठीक है। अब अगर आप रन अवे चाइल्ड को अगर आप एप्रीहेंड कर लेते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको उस चाइल्ड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द बोर्ड, मतलब बिफोर द बोर्ड हु पास द ऑर्डर और बिफोर एनी नियरेस्ट बोर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 2, ये जो सब सेक्शन 2 है, इसमें भी सेक्शन 10 जो है इट विल बी फॉलोड। मतलब द चाइल्ड विल बी टेकन बिफोर द बोर्ड ईदर बाय अ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और बाय अ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। और उनका किस मैनर में चाइल्ड को लेके जाया जाएगा बिफोर द बोर्ड, वो स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स बनाया उसके रिगार्डिंग उसको भी फॉलो किया जाएगा। इज दैट क्लियर? पुलिस ऑफिसर बोर्ड के पास चाइल्ड को लेके नहीं जाएगा, चाहे वो रन अवे चाइल्ड हो, चाहे वो चाइल्ड इन conflict with law हो। Is that clear? Clause 3, the board shall ascertain the reasons for the child having run away and pass appropriate orders for the child to be sent back either to the institution or person from whose custody the child had run away or any other similar place or person as the board may deem fit। तो यहाँ पर बेसिकली यही कह रहा है कि जो ऑर्डर पहले से पास था रिगार्डिंग द चाइल्ड कि उसकी कस्टडी कहाँ पे रखी जाएगी, उसको किसके चार्ज में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, वॉट एवर देयर इज, तो या तो वो उसको ही लगे रहने देगा या फिर उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है बोर्ड। इज दैट क्लियर? प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में ऑल्सो गिव एडिशनल डायरेक्शंस। हाँ, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में ऑल्सो गिव एडिशनल डायरेक्शंस रिगार्डिंग एनी स्पेशल स्टेप्स दैट मे बी डीम नेसेसरी फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। क्लॉज 4, नो एडिशनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच चाइल्ड। मतलब कि अगर एक रनअवे चाइल्ड है तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी एडिशनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करना है ऑन दिस ग्राउंड दैट यू आर ए रन अवे चाइल्ड, तो हम आपके अगेंस्ट में एक एडिशनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें? ठीक है, तो आई होप प्रीलिम्स का जितना भी पार्ट है, लाइक मेंस में भी आप इसको रेफर कर सकते हो, इसमें आपको और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपको अब कोई बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे केस लॉस कवर करने की आवश्यकता है जेजे एक्ट 2015 के अंदर, यही सफिशिएंट है मेंस के लिए भी। लाइक जितने माइनर लॉस को मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेशल लेक्चर सीरीज़ के पार्ट में, ये सारे के सारे लाइक समझ लो कि आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए सफिशिएंट है। हाँ, जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उसको मैं बाद में कवर करवाऊंगा प्रीलिम्स होने के बाद, बट अभी क्योंकि सेक्शन 26 तक ही आपके प्रीलिम्स में आ रहा है तो आपको खाली सेक्शन 26 तक ही ध्यान रखना है, जितने भी प्रोविजंस हैं। ठीक है, एंड सो दैट इज इट फॉर टुडे। वी आर डन विद जेजे एक्ट 2015। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहा हूँ कि आर्म्स एक्ट करवा दूँ। ठीक है, आर्म्स एक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो आर्म्स एक्ट में जो भी प्रीलिम्स का पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगा। इसके लिए तो एक ही लेक्चर रहेगा। ठीक है, जेजे एक्ट में थोड़े ज़्यादा सेक्शन थे तो मेरे को इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करना पड़ गया, बट आर्म्स एक्ट आपका एक ही लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।